हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज हिंदू एनालिसिस में आई डिस्कस टू टॉपिक्स, टू ब्रॉड आर्टिकल्स। एक आर्टिकल बड़ा है, एक छोटा है। लेट्स स्टार्ट विद दिस आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। यहाँ पे बात हो रही है कंपैरिजन किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में, रिलेटेड टू द कंजम्पशन। ठीक है, हम सब जान रहे हैं कि भारत 2023 में ही भारत ने सरपास किया है चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन में उनसे आगे आ चुके हैं। इवन 2060 में ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि भाई जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो अप्रॉक्स 2.1 होगा। ठीक है, जबकि चाइना का माइनस में चला गया है। ये पहली बार है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स कि चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है वो आपका माइनस में गया है। ठीक है, तो उसने अपनी पॉपुलेशन में कंट्रोल किया है। दूसरी बात, इस पूरे पैराग्राफ में बात जो हो रही है वो कंपैरिजन दो एक्सपेंडिचर। एक सबसे पहला एक्सपेंडिचर आपका आता है PFCE, यानी कि जो आपका PFCE है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें जितने भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जैसे कि आपका हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, जो घर है, जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, सरकारी खर्चे को छोड़ के जितनी भी ये एंटिटी है, इनके खर्चे का एनालिसिस किया है दोनों कंट्रीज़ का। ठीक है, अब दोनों में क्या पाया गया कि भारत का जो PFCE है वो ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज़ कम्पेयर टू दिस चाइना। ठीक है, चाइना का कम है, हमारा ज़्यादा है। पहली बात तो यही सोचने को आती है। मैं बताऊं कि चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, ये सब जानते हैं। अब उसके बाद चाइना अपने कंजम्पशन पे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये इतने से ही काफ़ी नहीं था। वी ऑल्सो नीड टू नो कि वॉल्यूम, किन प्रोडक्ट्स, किन सर्विसेज, किन गुड्स का हम ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसा करेक्टरिस्टिक्स है? क्या हम डेवलपमेंट की तरफ भाग रहे हैं, मतलब उस तरफ हमारा स्केल जा रहा है, डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है, या डेवलपिंग स्टेज की तरफ जा रहा है? तो मैं बताऊं कि भारत का अगर हम PPP, उसके लिए हम PPP जांच कर रहे हैं, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या होता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि दोनों कंट्रीज़ को, यहाँ पे ये देखो, दोनों कंट्रीज़ का देखा गया है। और सबसे पहले यहाँ पे कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो माना गया है पर डे $12, यानी कि अगर $12 अगर खर्च करता है कोई भी इंडिविजुअल पर डे के हिसाब से, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंसिडर किया जा रहा है दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है, सेम अमाउंट लिया गया है, कॉमन करेंसी ली गई है, डॉलर ली गई है। अब PPP से ये पता चलेगा कि भाई वॉल्यूम किसका ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं, जैसे कि 100 रुपये है, सपोज़ 100 रुपये में चाइना में भी 100 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, इंडिया में भी 100 रुपये खर्च हो रहा है, लेकिन 100 रुपये में कितनी वस्तु ज़्यादा आ रही है? अगर जिस कंट्री में ज़्यादा वस्तु आ रही है, यानी कि उसकी वो करेंसी उतनी मजबूत है ना। हम 100 रुपये में 2 चीज़ खरीद पा रहे हैं सपोज़, और चाइना 100 रुपये में 5 चीज़ें खरीद पा रहा है, तो भाई ऑब्वियसली ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना। इसकी करेंसी, इसकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी, भारत की कम होगी, हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो ये आर्टिकल ये बता रहा है कि चाइना किस तरफ कैसे डेवलपमेंट की तरफ भाग रहा है। चाइना का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादातर हो रहा है हेल्थ पे और एजुकेशन पे। ठीक है, हेल्थ पे हो रहा है, एजुकेशन पे हो रहा है, कम्युनिकेशन में हो रहा है। और वहीं पे भारत का जो ज़्यादा खर्चा है वो किस तरफ है? भारत का खर्चा है फूड के ऊपर, बेवरेजेस के ऊपर। जो चंक है हमारा भारत का खर्चे का, हर इंडिविजुअल का, वो सबसे ज़्यादा खाने के ऊपर है। ये बात सच है ना कहीं भारत के लोगों के वो ज़ुबान पे क्या रहता है कि भैया अच्छा खाना, महंगा खाना खाना है। उनका एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे ज़्यादा चंक जो जाता है वो इसमें जाता है, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं अदा करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, एजुकेशन की, तो ये चाइना समझदारी से अपना एक्सपेंडिचर इस पे ज़्यादा बढ़ा रहा है, ना कि फूड और बेवरेजेस पे, जिसका आगे कैपिटल फॉर्मेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि पूंजी पे पूंजी बनना। जैसे कि अगर आप हाई एजुकेशन अवेल करेंगे तो यू विल गेट डेफिनेटली हाई गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। जब अच्छी जॉब मिलेगी तो आपके पास पैसा आएगा तो आप सेविंग करेंगे, सेविंग से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी का निर्माण होगा। लेकिन अगर आप खाने पीने में पैसे उड़ाएंगे तो सेविंग तो होगी नहीं, तो कैपिटल फॉर्मेशन का
सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर जिस्ट में देखें तो दोनों का जो कंट्रीज़ है दोनों का ही लार्ज कंज्यूमर बेस है, नो डाउट अबाउट दैट। बट एक कंट्री जो है वो किस तरीके से पीपीपी अगर हम देखते हैं तो एक कंट्री अपना चाइना जो है वो हेल्थ एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च कर रहा है इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन फूड एंड बेवरेजेस। तो जब भारत फूड और बेवरेजेस की तरफ ज़्यादा खर्च करता है तो इट शोज़ दिस, इट इंडिकेट्स कि हम अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेज पे ही हैं, ठीक है। तो इंडियाज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज करेक्टरिस्टिक्स बाय हायर स्पेंडिंग ऑन फूड, क्लोथिंग, फुटवेयर, ट्रांसपोर्ट एंड लो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, कल्चर, रिक्रिएशन, हेल्थ केयर। तो ये समटाइम्स इट इंडिकेट्स द डिसीजन मेकिंग, the attitude of consumers in India, the thinking of consumers in India, क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आपकी सोच है कहीं ना कहीं वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बड़ा रोल अदा करती है। यानी कंजम्पशन बिहेवियर, जैसे हम इकोनॉमिक्स में कहें तो एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कंजम्पशन बिहेवियर, है ना। अब ज़्यादा सी बात, जाहिर सी बात है ना, अगर कंज्यूमर सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं फूड की तो फूड इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करेगी, है ना। हेल्थ एजुकेशन पे, अगर एजुकेशन पे नहीं है तो उसकी क्वालिटी कभी अपग्रेड ही नहीं होगी क्योंकि पीपल आर नॉट डिमांडिंग। ये एक रीज़न भी हो सकता है कि इंडिया में जो जितनी क्वालिटेटिव एजुकेशन होनी चाहिए वो है नहीं, जिसकी वजह से हमारे जो मार्केट में जो स्टैंडर्ड मीट होने चाहिए वो मीट नहीं हो पाते। दैट्स वाई पीपल अनेबल टू गेट गुड जॉब इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लिबरलाइजेशन हो रहा है। तो एमएनसीज तो हार ही हैं, बट जो उन्हें पूल चाहिए, स्किल पूल चाहिए, वो लैक है इंडिया में, ठीक है। तो जब तक कंज्यूमर बिहेवियर नहीं बदलेगा तब तक फुली ग्रोथ होना मुश्किल है, और उसके लिए सिर्फ सरकार का रोल नहीं है, कंज्यूमर्स का भी रोल है। अब बात आती है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मेट्रिक है। मैक्रो मतलब लार्ज स्केल पे पूरा कंट्रीज़ का बताएगा। ये कंपेयर करने के लिए एक टूल यूज़ किया जाता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक थ्योरी डेट कंपेयर्स डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। जैसे कि चाइना की करेंसी और इंडिया की करेंसी, दोनों की करेंसी में आप कितना सामान खरीद पा रहे हैं, है ना। ये आपका बास्केट, ये आपका दर्शाता है कि कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है। इट इज़ द एक्सचेंज रेट एट विच वन नेशंस करेंसी वुड बी कन्वर्टेड इनटू अनदर टू परचेज द सेम अमाउंट्स ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे कि मान लो आप, ये एक्सचेंज रेट है, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया की रुपीज़ करेंसी अगर वो चाइना में तब्दील होती है तो उस करेंसी का उसका एक्सचेंज रेट कितना है, उस करेंसी से एक्सचेंज करा के वो कितना सामान खरीद पा रहा है, और दूसरी तरफ चाइना हमारे भारत में चेंज करा के वो कितना खरीद पा रहा है। अगर वो ज़्यादा खरीद पा रहा है तो उसकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, अगर हम कम खरीद पा रहे हैं तो हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू कम है। दिस इज़ द ओपन concept of this PPP term. According to this term, this concept, two currencies are in equilibrium, their currency are at par when a basket of goods is priced the same in both countries taking into account the exchange rates, ठीक है। अगर प्राइस सेम है, ठीक है, क्योंकि सेम ही प्राइस पे आपको पता चलेगा ना कि आपकी करेंसी की आप कितना खरीद पा रहे हैं। मान लो 50 रुपये की चीज़ है, चाइना जो है उसके पास 1 रुपये है, सपोज 100 रुपये है, तो उसकी करेंसी की वैल्यू है 100 और इंडिया की करेंसी की वैल्यू है 80, तो उसके पास लेस बचेगा पैसा, है ना, इसके पास ज़्यादा बचेगा, ऐसे। अब इस पे एमसीक्यू अगर हम देखें तो दिस इज एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल सही है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऐसा नहीं है, इंडिया 6th नहीं है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। दूसरा आर्टिकल हिंदू में जो था, जो मैंने पिक किया, इकोनॉमी पे ही मैंने आज फोकस किया था। रशिया चाइना का टॉप ऑयल सप्लायर बना, पूरे उसमें यही एक आर्टिकल है कि भाई जो चाइना है, अप्रैल में ये डाटा रिलीज़ हुआ है, मतलब मई में डाटा है बट ये अप्रैल का डाटा है कि भाई चाइना का जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा उसने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है, ठीक है। यूएस ऑफिशियल अपीयर टू रेज सम कंसर्न अबाउट द ट्रांसशिपमेंट्स ड्यूरिंग अ विजिट टू सिंगापुर एंड मलेशिया दिस मंथ बाय नोटिंग दैट ईरान्स कैपेसिटी टू मूव इट्स ऑयल इज reliant on service providers based in Malaysia with oil being transferred near Singapore and throughout the region। सोचिए, कभी ये ईरान की बुराई करता है, कभी उसकी तारीफ करता है। इंपोर्ट्स फ्रॉम मलेशिया अ की ट्रांसशिपमेंट हब फॉर ऑयल फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुला हेल्ड लार्जली स्टेडी ईयर ऑन ईयर अबाउट 9 लाख
80,000 बैरल पर डे। यूएस तो अपनी डिप्लोमेसी खेलता है, सबसे बड़ा कोल्ड वॉर उसका रशिया के साथ ही है, ईरान पे सेक्शन लगा देता है, लेकिन जब बात रशिया और ईरान की आएगी तो वो रशिया को तो कभी कतई सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन हेयर ओनली। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।